this one we are going to discuss, that is the chapter number 6. तो we are hereby discussing the chapter number 6. तो अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो क्या 98 पेजेस को एक बार में पढ़ना इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो हमें कहीं से लगेगा कि 98 पेजेस पढ़ना इट समहाउ प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है एक ही बार में, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं टू द एक्सटेंट कि कितना हो पाता है इन जस्ट वन गो और किस लेवल तक हम समझ पाते हैं. तो दैट इज वी आर हियर बाय डिस्कसिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 6. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर SCPM पेपर. करेक्ट. तो स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट किसकी बात ही करता है? लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा, हम एनालाइज कर पाएंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन यूजिंग द CVP एनालिसिस एंड रेलेवेंट कॉस्ट क्या है. हम डिस्कस करेंगे एथिकल इश्यूज क्या है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज जो कि इम्पैक्ट करते हैं, कौन से एथिकल इशू है जो कि इम्पैक्ट करेंगे द डिसीजन मेकिंग को. हम एडवाइस कर पाएंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन कंसिडर हम करेंगे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को. तो हम एनालाइज करेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन यूजिंग द CVP एनालिसिस, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी. हम डिस्कस करेंगे कौन से एथिकल इश्यूज है जो कि इम्पैक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को. हम एडवाइस करेंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन कंसिडरेशन बोथ दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन को करते हुए. उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि अंडरलाइन थ्योरीज क्या है, प्रिंसिपल क्या है प्रोडक्ट प्राइसिंग के, एडवाइस करेंगे पर्टेनिंग टू प्राइसिंग डिसीजंस को लेके जो भी चीजें होगी. फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट न्यू और एग्जिस्टिंग और सर्विस इन एडिशन टू अंडर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल के लिए. हम एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है सेंसिटिविटी एनालिसिस के इन प्राइसिंग डिसीजन, कैसे जो प्राइसिंग डिसीजन है अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, कैसे एथिकल और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है प्राइसिंग डिसीजन में. हमें वैल्यूएट करना होगा डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को, हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस को फ्रॉम अ गिवन स्ट्रैटेजी, यूज करेंगे हम कॉस्ट प्लस एंड रेलेवेंट कॉस्ट व्हाइल कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट दैट क्रिएट द वैल्यू. नाउ कम्स द चैप्टर ओवरव्यू आता है स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट. तो व्हाट विल बी दी स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, इसमें आएगा एथिकल और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या है, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है. शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में आएगा CVP एनालिसिस क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या है. प्राइसिंग पॉलिसी में आएगा प्राइसिंग डिसीजंस क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आएगा प्राइसिंग एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज क्या है, कानूस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स क्या है. उसके बाद प्राइसिंग डिसीजंस में थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग मेथड्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस, एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन. थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में आएगा प्रिंसिपल मॉडल क्या है, प्राइसिंग कस्टमाइजेशन क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी क्या है. प्राइसिंग मेथड्स में न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस और एमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स आएंगे. उसके बाद आएगा हमारा दैट इज बिजनेस मस्ट मेक डिफरेंट डिसीजन. बिजनेस को क्या करना चाहिए, अलग अलग डिसीजंस लेने चाहिए इंक्लूडिंग द स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल वन. सच डिसीजन नीड टू बी इन्फॉर्म डिसीजन हैंस नेसेसिटेट करना चाहिए द एप्लीकेशन ऑफ बहुत ही क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जजमेंट. बहुत सारे जो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होती है वो डेवलप की जाती है फॉर द सेम, और ये जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होती है उसे क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में. बेस्ड अपॉन द टाइम हॉरिजन के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक. टाइम ओरिजिन पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस को डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का यूज करते हैं. शॉर्ट टर्म डिसीजन फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व करता है कंसिडरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. बेस्ड अपॉन नेचर के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं विद लिमिटेड और स्कैर्स रिसोर्सेज पे. हम कंसिडर करते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी को. शॉर्ट टर्म डिसीजन जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है लॉन्ग टर्म डिसीजन से. एज अर्लियर ये इग्नोर करता है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और सेकेंडली मोस्ट फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड रिगार्डलेस एंड दस कैन बी इग्नोर किया जा सकता है एज इररिलेवेंट कॉस्ट. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेक शॉर्ट टर्म डिसीजन रिलेटिवली सिंपलर टू मेक. और जो मेन अप्रोच होता है इन सच केसेस वो यूजुअली टू कंसिडर किया जाता है as a relevant cash flow, which may simply looking at the impact of decision on the total contribution methods used in this
केस इंक्लूड, जैसे कि सीबीपी इज नथिंग बट द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इंक्लूडिंग द ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर की फैक्टर एनालिसिस क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होगा, एंड ऑल सच थिंग। तो फर्स्ट सेक्शन में जो इस चैप्टर का है हम कंसिडर करेंगे जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है और रेलेवेंट कॉस्ट के जो कंसेप्ट्स है which is followed by the pricing decision and pricing strategy in section thereafter respectively. What is the cost volume profit analysis? ये इंटर रिलेशनशिप बताएगा हमें रेवेन्यू के बारे में, कॉस्ट के बारे में, लेवल ऑफ एक्टिविटीज के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम दिस एनालिसिस वो यूजफुल होगी मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज ये इंडिकेट करेगा लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होगी डेट आर रिक्वायर्ड टू आइदर ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में, और टू अर्न अ प्री डिटरमाइंड सॉरी और टू अर्न अ प्री डिटरमाइंड टारगेट प्रॉफिट के लिए। जो लेवल होता है प्रोडक्शन वो डिटरमाइन करता है द स्केल ऑफ ऑपरेशन, द प्लांट कैपेसिटी, प्लांट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट सर्विस एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है दैट इज अ की ड्राइवर है बहुत सारे डिसीजन का एंड द रिजल्टेंट कॉस्ट बेनिफिट इन बिजनेस ऑपरेशन। दिस इज वाई वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिशनली चूज किया जाता है एज द कॉस्ट ड्राइवर इन द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस फ्रेमवर्क। व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का आप निकाल सकते हैं। ये हमने इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़े थे ये सारे फॉर्मूले, जैसे कि फिक्स कॉस्ट अगर आपको यूनिट में निकालना होता है तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना होता है, दैट इज नथिंग बट द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कन्वेंशनल जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो क्लासिफाई करता है कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेरिएबल एंड फिक्स विद रेफरेंस टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो बेस्ड होता है कॉस्ट ड्राइवर आर यूनिट ऑफ डायरेक्ट रो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर मशीनर्स एक्सेट्रा। कॉस्ट जो है सच एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट एक्सेट्रा इंक्रीज करता है मार्जिनली ईच टाइम अ यूनिट इज प्रोड्यूस वेरिएबल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड फिक्स कॉस्ट ओवरहेड आर इनकर्ड किया जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एग्जांपल जो है वो रेंटल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सपेंसेस है। एक्टिविटी दैट हैव वॉल्यूम एज देयर कॉस्ट ड्राइवर आर आल्सो कॉल्ड यूनिट लेवल एक्टिविटी। एक्टिविटी जिनका दैट हैव द वॉल्यूम एज देयर कॉस्ट ड्राइवर उसे हम बोलते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटीज। ऑल्दो जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है प्लानिंग के लिए, उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम असिस्ट करें कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग डिसीजंस में भी। हम कंसिडर करेंगे डिसीजन अबाउट, हम चूज करेंगे एडिशनल फीचर फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। डिफरेंट चॉइस जो है वो अफेक्ट कर सकती है सेलिंग प्राइस को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, फिक्स कॉस्ट को, यूनिट सोल्स को, एंड ऑपरेटिंग इनकम। जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो हेल्प करता है मैनेजर्स टू मेक प्रोडक्ट डिसीजन बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस चॉइस। फिर आता है हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस में आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सीवीपी एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज दी कॉस्ट बेस्ड सीवीपी एनालिसिस क्या होता है? जो सीवीपी एनालिसिस होता है वो इंडिकेट करता है कि कितने यूनिट जो है वो बेचनी पड़ेगी सो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कवर हो जाएगा, जैसे कि फिक्स एक्सपेंसेस ओवरहेड टू अराइव एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो अप्रोच है वो एक्यूरेट हो सकता है एज लॉन्ग एज द मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटी हैव कॉस्ट एज देयर वॉल्यूम ड्राइवर। इन सच केसेस में जो क्रिटिकल एक्टिविटी लेवल होगी ब्रेक इवन की वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकती है। देर आर सर्टेन एक्टिविटी हो सकती है जो कि रिलेटेड नहीं हो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट ऑल, वो अकर हो सकती है रिस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को लेके, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये जो एक्टिविटी है वो आइडेंटिफाई हो सकती है यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू द यूनिट लेवल आउटपुट एक्टिविटी, एक्टिविटी जो कि परफॉर्म की जाती है ईच टाइम अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर। एज एक्सप्लेन अबाउट दिस वरी करता है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ड्राइवर है वुड बी प्रोडक्शन वॉल्यूम हो सकता है। एग्जाम्पल जो है वुड इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, direct overhead cost like repairs and maintenance, energy consumption etc etc। तो what is the unit level output activity क्या है? एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है ईच टाइम, अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है एज एक्सप्लेन बिलो। ये वरी करती है इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में। जो कॉस्ट ड्राइवर है वुड बी दी प्रोडक्शन वॉल्यूम हो सकता है। एग्जाम्पल वुड इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या है, एनर्जी कंजप्शन क्या है। देन कम्स आता है दी बैच लेवल एक्टिविटी। तो फर्स्ट हमने पढ़ा यूनिट लेवल आउटपुट एक्टिविटी।
इस एक्टिविटीज में क्या होता है, परफॉर्म होती है ईच टाइम अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है अबाउट अ वेरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है वुड बी दी प्रोडक्शन वॉल्यूम हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डेट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड जैसे कि रिपेयर, मेंटेनेंस, एनर्जी कंजप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then comes the batch level activities. What all things are covered under the batch level activities में क्या चीजें cover होती है? Certain activity are done for batch of production. हम क्या बोलते हैं कि कुछ जो activity होती है, what is basically the batch level activity? Batch level activity क्या होती है? Certain activity are done for a batch of production. कुछ activities को किया जाता है, किस लिए किया जाता है? For the batch of production. हम क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ activities को किया जाता है, कुछ activities को किया जाता है for what? For the batch of production के लिए। तो हम ऐसा बोलेंगे कि कुछ एक्टिविटीज को किया जाता है फॉर व्हाट, फॉर दी बैच ऑफ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एग्जांपल्स आर दी सेटअप एक्टिविटी और प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर, मटेरियल प्रोक्योरमेंट एक्सेट्रा। एग्जांपल्स होते हैं सेटअप इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंटेक्स्ट इज चेंजिंग मशीन स्पेसिफिकेशन टू मीट प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन। ड्यूरिंग दिस चेंज जो मशीन है दैट द सेम कैन नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट, द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर सेटअप, whether the next setup is after a batch size of 5 or 50 or 500 units. Resource could be in the form of additional material or labor required to arrange for the machine setup. Here instead of volume it is the number of setup done, that is cost driver. Similarly, resources for processing, purchase order or for material procurement would depend on upon the number of orders generated and not on the volume of production. Then comes the traditionally ये जो cost है that the same have been considered fixed and cost and given cost beyond management control in the CVP analysis. However, as explained above about this activity and resources used are not directly related to the volume of production, incremental or marginal cost incurred की जाती है only when a setup is done or purchase order is generated and processed. Such decisions are clearly under the managerial decision making purview. So total setup cost होती है per annum will be the number of setup per annum multiply cost of each setup. While setup cost would be variable, marginally incremental in terms of number of setup cost driver, they need to be charged equally to each unit produced within that batch. Therefore, the larger the batch size, the lower the setup cost that is assigned to each unit within that batch. Hence, lower per unit cost require infrequent setups and large batch size. Then comes the product sustaining activity. Now what is product sustaining activity क्या होती है? ये वो एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म करती है टू सपोर्ट करेगी प्रोडक्शन को, सेल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को। एग्जांपल जो है इस एक्टिविटीज में क्या आता है वुड बी डिजाइनिंग, कैसे हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, कैसे हम डिजाइनिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, वो वाली सारी चीजें चलेगी, ड्राइंग प्रोसेस, charts, maintaining product specification, developing special testing routines, technical enhancement क्या होगा, engineering change orders, advertising for a particular product कैसे होगा। जो incurrence होगा of cost is not dependent on the volume of production पे depend नहीं करता है, वो depend करता है on additional consumption of resources to enable the performance of this activity. एक जो example होता है resource use could be additional engineering hours required to design, कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, improve करेंगे प्रोडक्ट, or its production process would require overtime, then payment for labor, then additional material needed for developing the design, cost of testing etc. ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फैसिलिटीज लेवल एक्टिविटी। व्हाट इज फैसिलिटीज लेवल एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा फॉर द जनरल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए। दे कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ट्रेस नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग और द रेंट पेड ऑन इट, इंश्योरेंस ऑन द बिल्डिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सेट्रा। ट्रेडिशनली दिस कॉस्ट हैव बीन द पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द सीवीपी एनालिसिस में ये पार्ट होती थी। तो अभी एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा है अभी, व्हाट वी हैव ऑल कवर इन दिस पार्ट हमने पढ़ा है। हम सीवीपी एनालिसिस से स्टार्ट किया था, एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस का पार्ट पढ़ा था। उसके अंदर ये सारी यूनिट लेवल एक्टिविटीज़ क्या आती है, बैच लेवल एक्टिविटीज़ क्या आती है, देन प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ क्या आती है, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़ क्या आती है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इस पर आएगा। तो फर्दर हमें इसके अंदर की जो डिटेलिंग होती है वो उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, तो उस केस में हमें आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हाउ इज सीवीपी एनालिसिस विद एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस कैसे रेलेवेंट है, तो जो कन्वेंशनल सीवीपी एनालिसिस है वो क्लासिफाई करती थी, वो क्या कर रही थी एक्चुअल में, तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैसे जो है सीवीपी एनालिसिस, कैसे जो है सीवीपी एनालिसिस जो है किस तरीके से उसको कैसे जो हम क्या बोल रहे हैं डैट, कैसे जो सीवीपी एनालिसिस जो है वो विद एक्टिविटी बेसिस पे कैसे रेलेवेंट है, सीवीपी एनालिसिस जो है कैसे एक्टिविटी बेसिस पे रिलेवेंट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो कन्वेंशनल सीवीपी थी एनालिसिस वो क्लासिफाई कर रही थी कॉस्ट बिहेवियर को, वो क्लासिफाई कर रही थी कॉस्ट बिहेवियर को आइदर एज अ फिक्स, या तो फिक्स तरीके से हो, और वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अलोन। तो जो कन्वेंशनल सीवीपी एनालिसिस थी वो क्लासिफाई कर रही थी कॉस्ट बिहेवियर को एज अ फिक्स और वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल कैटेगरी में क्लासिफाई कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अलोन बेसिस पे। देयरफॉर एनी ओवरहेड दैट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, अगर कोई ओवरहेड वो वॉल्यूम के उस रिस्पेक्ट में वरी नहीं कर रहा था, would be pooled under a common cost pool fixed cost. However, as explained above, activities such as production setup or product enhancement are not dependent on production volume. Instead, they vary based on their cost drivers such as the number of setups or engineering hours. Following the activity-based costing system, when activity are identified within the cost hierarchy mentioned above, it provide management with more information on business operations. CVP analysis using activity based costing now can be formulated as below. तो हम आते हैं जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस बेच लेवल कॉस्ट ड्राइवर मल्टीप्लाई कॉस्ट पर बेच ड्राइवर plus product sustaining cost driver, then multiply cost per product sustaining cost driver divided by selling price per unit minus variable cost per unit. As identified under activity based costing system, the numerator of above formula is entirely known value driven cost. जो बीएपी है वो इंडिकेट करेगी, हम क्या बोलते हैं कि जो बीएपी है वो क्या इंडिकेट करेगी, दैट व्हाट विल बी द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू रिकवर दिस कॉस्ट। ये जो एनालिसिस है वो किया जाएगा एट एन एग्रीगेट लेवल, एट एन इंडिविजुअल कॉस्ट category level for the product line. Then हमारा आता है to explain how this information can be impact business operation. Let us look at the following illustration को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे in this case we have given the data that is एक कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है साइकिल्स फॉर अडल्ट, बहुत वो अडल्ट के लिए भी बना रही है, वो चिल्ड्रंस के लिए भी बना रही है, अडल्ट के लिए और चिल्ड्रंस के लिए दोनों के लिए साइकिल को मैन्युफैक्चर कर रही है। एंड गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन, मंथली डिमांड इन प्रोडक्शन क्या है, ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस बोलता था 10,000 यूनिट, और एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस भी 10,000 बोलता है। सेलिंग प्राइस 8,000 8,000, वेरिएबल कॉस्ट दोनों की सेम है, फिक्स कॉस्ट एज आइडेंटिफाई अंडर, फिक्स कॉस्ट दोनों में अलग है। पहले वाले केस में जो ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस बोलता था उसमें आती थी 10 लाख पर मंथ, और अब आएगी हमारी 8 लाख पर मंथ। फिक्स कॉस्ट जो है 10 लाख पर मंथ है अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस, आर दोज दैट डू नॉट वेरी, नहीं करती है वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जो ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस है उसमें फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करेगी चाहे वॉल्यूम कितना भी हो। फॉलोइंग एन एक्टिविटी बेस्ड costing fixed cost that does not vary as per the volume or any other cost driver has identified as 8 lakh per month. The study revealed uh, a milling machine is used to cut metal into steer support production. For this, steer support take a place in batches of 25 units. Once a batch for children cycle is finished, the next batch will be for adult cycle. एक बार children cycle का batch finish हो गया, फिर वो जो next batch होगा वो adult cycle का होगा. Therefore, after each batch there would be setup होगा. If 10,000 children cycle have to be produced, अगर 10,000 children cycle produce होगी तो जो number of setup required will be 10,000 steer support divided by 25 per batch, यानी कि 400 setup. Each setup cost comprising 500, comprising material cost like change of oil, zig, etc. So cost होगा was previously pooled together with the fixed cost under traditional CVP analysis. हमें break even point
per month and profit per month under the traditional method and the activity based CVP method दोनों में निकालना होगा. उसके बाद as a plant manager you would like to keep the number of setup to minimum since they reduce the capacity of the machine. Suppose that any time the milling machine can be used to produce other types of cycles like adult cycles, food cycle, etc. Therefore you propose to increase the batch size of children's steer support to 50 unit in one batch. Number of setup will reduce from 410,000 units divided by 25 unit to this. Due to the larger base production, additional inventory storage area would be required to store, which would cause the company 50,000 per month extra. Analyze कीजिए impact क्या होगा BEP units per month and profit per month. When should labor cost be factored into the calculation of cost of a setup? Explain कीजिए how can the number of setup and the cost of each setup इम्पैक्ट करेगा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइलिंग मशीन. हमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस निकाल रहे हैं. सबसे पहले आप बताइए सेलिंग प्राइस कितनी थी. क्या सेलिंग प्राइस 8,000 थी. क्या वेरिएबल कॉस्ट 7,500 थी. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आया हमारा 500 का. क्या हमारी फिक्स कॉस्ट 10 लाख थी ट्रेडिशनल वाले में. यस. तो हमारा जो टोटल ये आया है फिक्स कॉस्ट 10 लाख थी. तो हम फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड किया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. तो हमारा ब्रेक इवन आया है. जो हमारी सेलिंग प्राइस थी, हम क्या बोलते हैं, जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस किया है. हमारा कंट्रीब्यूशन आया है 10. हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया है कंट्रीब्यूशन से. तो हमारी आई है, हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया है कंट्रीब्यूशन से. तो हमारी आया है 500. हमारा क्या आया ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ इन यूनिट आया 5 रुपीज़ 500 पर यूनिट. हमारी जबकि मंथली डिमांड क्या है 10,000. तो 10,000 है. और हमारा जो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स हम क्या बोलते हैं मंथली डिमांड यूनिट्स में कितनी है 10,000 यूनिट. हमारा प्रॉफिट पर मंथ कैसे आएगा, हमारा प्रॉफिट पर मंथ आएगा हमारा कितना यूनिट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500 माइनस हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 10 लाख की. तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आता है 40 लाख. 40 लाख कैसे आया, हमने कैसे निकाला, हमने एक्चुअली में कैसे सारी कंप्यूटेशन की. हमने सबसे पहले ये देखा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पर मंथ. हमें जो डेटा गिवन था उस पर चलते हैं. सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि ये डिमांड तो इतनी. सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस हमने ये पर यूनिट की दे रखी है फिक्स कॉस्ट जो है पर मंथ और वो टोटलिटी में दे रखी है. तो हमने क्या किया सेलिंग प्राइस 8,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिर हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. फिक्स कॉस्ट पर मंथ दे रखी थी 10 लाख. तो हमने 10 लाख को डिवाइड किया. हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा था 500. तो इससे हमारी क्या आ गई कि फिक्स कॉस्ट उसमें आ गई फिक्स कॉस्ट पर मंथ कंट्रीब्यूशन पर. तो इससे हमारी ये आ गई है ब्रेक इवन पॉइंट. तो हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने बीईपी सेल्स निकाली. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? Because when you divide the fixed cost divide by contribution per unit, it is nothing but the BEP units. We can say the BEP units. BEP unit is तो हमारी यहाँ पे 2000 की BEP यूनिट आ गई ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ. तो हमने यहाँ पे एक्चुअली में क्या निकाला है कि BEP इन यूनिट्स निकाला है. व्हेन वी डिवाइड द फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो वी विल गेट दी वी गेट दी BEP इन यूनिट्स. तो 2000 यूनिट्स आ गया. उसके बाद हमारी BEP यूनिट्स तो आ गई है 2000. उसके बाद हमारी जो मंथली डिमांड है, मंथली डिमांड हमारी 10,000 की है. हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 500 का है. व्हेन वी मल्टीप्लाइड आवर डिमांड मल्टीप्लाइड विद द कंट्रीब्यूशन और वी डिडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट तो वी गेट द प्रॉफिट पर मंथ. हमारा आ गया 40 लाख. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर एक्टिविटी बेस में क्या होगा, उसका ले लेंगे डेटा. कंट्रीब्यूशन सेम आएगा. फिर फिक्स कॉस्ट अलग है इसमें. तो इसमें हमारी बीपी यूनिट्स क्या है, ये बीपी यूनिट्स इसमें भी हमारी 8 लाख. हमारा हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा था 500. हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी, फिक्स कॉस्ट तो इसमें जो है इसमें हमारी फिक्स कॉस्ट वी आर हियर बाय कैलकुलेटिंग द सीवीपी वाले एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी में कैसे करते हैं. हमें सबसे पहले अपनी फिक्स कॉस्ट लेनी है प्लस उसमें हमें ऐड करना है हमारा 400 मल्टीप्लाई 500. व्हाट इज दैट? 500 is the 500 is nothing but the contribution per setup and 400 is what? 400 is कितनी units पे break even units and profit. Under this the number of unit produced per batch is 25. कितने number of units थी batch, therefore the number of setup will be 10,000 divided by 25 units. तो हम क्या बोलते हैं number of unit
produced per batch, number of unit produced per batch है 25, therefore the number of setup will be, number of setup कितना होगा 10,000 यूनिट डिवाइड बाय 25 यानी कि 400 पर मंथ। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है जैसे कि 8 लाख है उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेटअप कितना है, नंबर ऑफ सेटअप है हमारा 400 मल्टीप्लाई बाय 500, कॉस्ट पर सेटअप कितना आया 500 डिवाइड बाय हमने डिवाइड किया है 500 से। तो हम क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेटअप, सबसे कॉस्ट ऑफ सेटअप कैसे आया, जो हमारी फिक्स कॉस्ट थी, नहीं जो हमारी डिमांड थी उसको हमने डिवाइड किया 25 से, तो हमारी आ गया सेटअप। सेटअप को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन से, और फिक्स कॉस्ट को भी हम ऐड कर रहे हैं, उसमें हमने फिक्स बीईपी की सेल्स निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली निकाल तो बीईपी की सेल्स रहे, तो इसमें भी हमारी बीईपी की सेल्स मतलब 2000 यूनिट्स ही आ गई, तो मंथली डिमांड। फिर हम इसको कैसे करेंगे, अगेन हम वापस डिमांड हमारी इतनी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन 500 था, फिर उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट, फिर हमने उसमें से फिक्स कॉस्ट और इसके अलावा और क्या चीज़ें लेस की है, फिक्स कॉस्ट भी लेस की है हमने, प्लस हमारा जो 2 लाख का ऊपर वो आ रहा था सेटअप से, 5 4 20, तो हमने वो सारा लेस कर दिया 10 लाख का, तो इससे हमारा आया 40 लाख। तो ऑल्दो जो बीएपी यूनिट्स है और जो प्रॉफिट है पर मंथ आर सेम है, दोनों मेथड्स में सेम आ रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड मेथड हैज ब्रॉट फोर्थ द पॉइंट दैट देयर आर 400 सेटअप्स एक्स्ट्रा थे इसमें बिंग परफॉर्म पर मंथ, दिस वुड गिव द मैनेजमेंट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब दोनों से हमारा आंसर तो सेम आएगा, बट जो एक्टिविटी सीवीपी है उससे क्या है कि मैनेजमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू वर्क विद द ऑर्डर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑपरेशन। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस, जैसे कि बेस साइज अगर सपोज इंक्रीज हो जाती है 25 से 50, तो सेटअप क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा 200, क्योंकि इस बार हम 10,000 को डिवाइड कर लेंगे 50 से, तो फिर वो 200 यूनिट्स पे आ जाएगा। तो फिर से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन 500 ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस कितनी थी 8,50,000, फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसमें, बिकॉज एडिशनल कॉस्ट पर मंथ फॉर इन्वेंट्री स्टोरेज, यहाँ पे हमारे पास एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट बता रखी है 50,000। एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट कितनी बता रखी है हमें, एडिशनल स्टोरेज कॉस्ट जो है फिर हो जाएगी हमारी 50,000 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि 50,000 को भी 50,000 को भी ऐड ऑन कर लेंगे, 50,000 को भी लिख लेंगे, तो 8 लाख से 8,50,000 हो जाएगी। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम 8,50,000 प्लस हमारे सेटअप कितने हुए 200 मल्टीप्लाई कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 500, डिवाइड का कर देंगे पूरे को 500, तो इसमें फिर से हमारी जो बीईपी की यूनिट्स आएगी वो यहाँ पे इस बार आ रही है 1900, जबकि पिछली बार कितनी आ रही थी 2000। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा, अब इस वाले केस में हमारा प्रॉफिट पर मंथ आ रहा है 40,50,000। तो अब हम ये कंक्लूड करेंगे कि जब हम इंक्रीज करेंगे बैच साइज तो कैपेसिटी ऑफ मशीन कैन भी इंक्रीज हो जाएगी। द टाइम फ्रीड बाय रिड्यूसिंग सेटअप्स फ्रॉम 400, अब हमने क्या किया सेटअप को रिड्यूस कर दिया, वो 400 से 200 हो गया, कि नाउ वी यूज टू प्रोड्यूस पार्ट for other cycles since the number of setup will be reduced of the monthly setup cost. Even after offsetting the increase in storage cost, profit have been increased हुआ है by 50,000 per month, पहले कितना था 40 लाख था और ये था, तो consequently this break even has been reduced हो गया है 2000 से 1900, and this reduction is due to saving in overall setup cost due to lower number of setup. तो inclusion of labor cost and the cost of startup would depend on their availability पे depend करता है। So cost of temporary labor hired for a particular startup or the cost of outsourcing startup activity would be included in startup cost. The cost of permanent labor used for startup who are otherwise idle would not be included in startup cost since the salary paid to them to be incurred anyway it is a sunk cost. However, where permanent labor is used for startup who are otherwise fully engaged in the production process and additional labor supplies are unavailable in the short term, and where no further overtime working is possible, the opportunity cost of labor need to be considered along with the hourly labor rate. Setup reduce the production utility of a machine, or lower number of setup or a lower setup time can improve the utilization of machine. This also gives the company flexibility to keep changing the batch produced at the milling machine to cater to children's cycle and adult cycle as per its requirement. The other factor that impacts flexibility in production would be setup cost. The lower the setup cost, the higher the flexibility to change batches produced at the milling machine to cater to each type of cycle. तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें पता चली है। अब फर्दर क्वेश्चन भी आ गया है तो हमें इसे करना है या नहीं, लेट वी नीड टू डिसाइड करेंटली। क्वेश्चन तो इजी लग रहा है बट
then third, oh god. करना तो पड़ेगा ही आज, नहीं तो कल एटलीस्ट. But there are so many questions, so many. I must say. इजी लग रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि इसको पूरा कल वाली डेट तक पूरा कर लें.